आपको टॉप टॉकिंग पॉइंट्स कौन से लग रहे हैं? टॉप टॉकिंग पॉइंट तीन तो आपके एफआई से जुड़े हुए हैं। जी। क्या कोई खास बड़ी वजह है कल की बिकवाली की? पहला सवाल ये है, कल की एफआई की बिकवाली से कितना डरना है? ठीक है। तीसरा ये कि ये बिकवाली का जो मामला कल दिखा इतना बड़ा, ये सिर्फ एक ही दिन का है या और बेचेंगे? एक ही बार का है या बार बार बेचेंगे? ये सवाल अगला बड़ा है। अब किन लेवल्स के टूटने पर खतरा बढ़ सकता है और किन लेवल्स को पार करने पर मजबूती लौटेगी? और आखिर में जिस गिरावट में हम बार बार कहते हैं कि गिरावट आए तो इंतज़ार करिए, फिर उसके बाद खरीदिए, तो क्या कौन से शेयर सेक्टर ऐसे हैं जो आपको मौका देंगे खरीदारी करने का? ऑलराइट, इन सब पर हम करेंगे बातचीत। ठीक है सर। ये एफआईआईज है, इन्होंने ही जो कल काम किया, उस पर मेरे एक नहीं दो नहीं तीन पार्ट में सवाल है। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कितनी बिकवाली की है? बिकवाली काफ़ी बड़ी हुई है नेहा, और बड़ी 10,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली किसी भी लिहाज से कोई भी एंगल से आप देखें बड़ी ही मानी जाएगी। ये छोटी बिकवाली है नहीं जो कल कैश मार्केट में हुई है। कल कैश मार्केट के साथ इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर मैं हमेशा देखता हूँ, क्योंकि वो बिकवाली आपको डायरेक्शनल बिकवाली नज़र आती है। ये बिकवाली 16,000 करोड़ से ज़्यादा की होती हुई दिखी, क्योंकि 2784 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, 4,000 करोड़ से ज़्यादा के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं, तो कुल मिलाकर आपके लिए 18,000 करोड़ से ज़्यादा की, माफ़ कीजिएगा, 16,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली हो जाती है, जो कि किसी भी लिहाज से बहुत बड़ी बिकवाली है। करेक्ट। घरेलू फंड ने अपनी तरफ से दम लगाया है, 6,700 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है, लेकिन 16 और 6,700 करोड़ में फ़र्क आप समझ सकते हैं। 10,000 करोड़ का वही है जो कैश मार्केट की बिकवाली का बड़ा दिख रहा है। 28 फरवरी के बाद ये कैश मार्केट की एफआई की सबसे बड़ी बिकवाली है। 28 फरवरी में 11,640 करोड़ के आसपास की बिकवाली की थी 28 फरवरी को। और वो बिकवाली ऐसा है नेहा कि उसमें एमएससीआई रीबैलेंसिंग का असर था, तो उसमें एडजस्टमेंट्स है। सो बिना एडजस्टमेंट के तो ये बहुत बड़ी बिकवाली, क्योंकि कल तो किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं, किसी तरह की कोई ख़राब खबर नहीं, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बुरी खबर आ गई हो या कोई इंडेक्स की रीबैलेंसिंग हो रही हो, कोई स्टॉक अंदर आ रहे हो बाहर आ रहे हो। तो कल की बिकवाली वाकई में बिकवाली और बिना एडजस्टमेंट की तगड़ी बिकवाली हो। तो सर क्या कारण क्या रहा? देखिए, ऐसा है कि सबसे आसान काम किसी पेशेंट पर है तो है पोस्टमार्टम करना। मरने के बाद बता दो चीर फाड़ करके ये क्यों मरा। अच्छा, जो वो अगर गलती से जो मरने वाला उस वजह से ना भी मरा हो तो भी वो खड़ा होकर बोल तो नहीं सकता कि नहीं तुमने मेरा पोस्टमार्टम गलत किया है, मैं इस वजह से नहीं मरा था। वैसे ही हाल है कि गिरने के बाद तो पता लगा लेना बड़ा आसान काम है, लेकिन ऑनेस्टली कल सुबह 9:15 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे ये दिख ही नहीं रहा था कि इतना तेज़ी से गिर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ बहुत क्लियर थी जो हम बार बार 2 दिन से कह रहे थे कि 24,900, 24,900, 24,900, 24,900 के नीचे इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस 2 दिन से ट्रिगर नहीं हो रहा था। राइट। वो होने पर आपको डिसिप्लिन इंट्राडे में इसलिए भी रखना जरूरी होता है कि कब बड़ा मूव देगा। हम कह भी रहे कि रेंज के बाहर एक बार बड़ा मूव आएगा जब भी आएगा, लेकिन कल का कल ही बड़ा मूव इतना बड़ा आ जाएगा ये अंदाज नहीं था, ऑनेस्टली नहीं था। अब कारण आप ढूंढने जाएंगे और इतनी बड़ी बिकवाली हो, वैसे तो कोई खास वजह है नहीं, ऑनेस्टली कोई खास वजह नहीं है, कोई बड़ी वजह है नहीं, लेकिन फिर भी आप ढूंढने जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, और पीछे जाके देखेंगे तो कुछ ना कुछ आप कोरिलेट कर लेते हैं। और वो कोरिलेट करने के लिए आपको 3 कारण हैं कल गिरने के। पहला, कल फिर से कोविड का डर वापस लौटता हुआ दिखा है। लोग कोविड की बातें कर रहे हैं, मास्क लगाइए, ये करिए, वो करिए। इधर बीच में हांगकांग सिंगापुर की भी बात चल रही थी। हांगकांग सिंगापुर वाले का तो डर नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया में उनको लेके डर है। सो अब कितना सही है कितना गलत है। और अब मतलब ऑनेस्टली मुझे बताओ कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी ना जिसमें मार्केट का रिएक्शन ना आता है ना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन का युद्ध, फॉर एग्जांपल इजराइल हमास, फॉर एग्जांपल कोविड। मतलब जाने के बाद 3-4 बार इसने कोशिश कर ली फिर से आने की, आ नहीं पाया। तो ये सब चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन चूंकि आप गिर गए तो गिरने के बाद आपको कुछ तो पता लगाना पड़ेगा ना कि भाई अब मैंने कह दिया कि आप इस पर रिसर्च करके लाओ, तो आप 3 कारण कोई कोई तो सर यही मिले, ये वैसा वाला हाल है पहला। दूसरा, जापान में बॉन्ड यील्ड्स वापस से बढ़ गए, ऑल टाइम हाई पर चल रहे जापान। अब जापान कब से हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया, उनकी ब्याज दरें बढ़ गई तो हम गिर जाए। मुझे जब मेरे 30-35 साल के करियर में मुझे याद नहीं आता, मतलब 2-4 बार से ज़्यादा कभी हम जापान की वजह से ऊपर नीचे हुए हों। कभी येन वेन का ट्रेड कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो 1-2 दिन उसका असर रहता है। सो जापान ऐसे देखा जाए तो हमारे लिए लाइफ में कभी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन गिरा तो फिर ढूंढा भैया। अच्छा, ढूंढने का कारण भी है कि इंटरनल तो हमें कोई ऐसा कारण मिल नहीं रहा कि भारत में कोई कारण ऐसा हो कि कहीं वापस से हमने
लड़ाई की तैयारी तो नहीं कर ली पाकिस्तान के साथ में, या पाकिस्तान ने तो कुछ ऐसा नहीं कर लिया, वैसा भी कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसा रिजल्ट भी ख़राब नहीं आया। मॉनसून भी बेचारा समय से पहले ही आ रहा है ना, कल ही आ ही गया था अच्छे खासे आंधी तूफान के साथ। मतलब ऐसा ढूंढने जाओगे तो कारण कोई है नहीं। जब यहाँ नहीं मिले तो हम बाहर गए, बाहर देखा था हाँ कोविड आ सकता है, हाँ जापान में ब्याज दरें बढ़ रही है, फिर कुछ नहीं तो सबसे बढ़िया कारण जो आजकल बड़ा स्टैंडर्ड है जी, उस पर भरोसा करो हमेशा। क्या? मतलब वो ट्रम्प पे डाल दो सारा है ना, और कुछ ना मिले ट्रम्प जी, कि भाई ये आदमी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, तो इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी अनसर्टेनिटी है। सो ऑनेस्टली मुझे पूछो ना, क्योंकि हमें एनालिसिस करना है, बैठना है, बताना है, बट ऑनेस्टली आप मुझे पूछोगे, मुझे इन तीनों कारण में से कोई भी ऐसा कारण एक भी नहीं दिखता है जिसकी वजह से कल हमें रेंज को इस तरह से तोड़ के डे लो पे बंद होना चाहिए। इसका मतलब क्लियर कट है, बात तो कुछ और है, और वो बात ये हो सकती है कि कहीं किसी एफआईएस की तरफ से कोई रिडम्पशन आया हो, वो एक रीज़न हो सकता है। तो इसीलिए मैं बता दूं कि कितना बड़ा डर है इसकी बिकवाली का, कि पहली चीज़ तो है कि हमेशा बड़ी बिकवाली हो तो आपको डरने से ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। जी, सावधान क्यों रहना चाहिए कि क्या किसी एक आध दो चार एफआईएस के पास कोई बिकवाली का रिडम्पशन है और उस वजह से वो बेच गए तो ठीक है, या बाजार पे व्यू बदल गया, नहीं भी 25,000 बहुत हो गया। ओके, मेरे ख्याल से सपोज मुझे लगता है कि 25,000 बहुत हो गया, अब यहाँ से मार्केट की तेजी नहीं, फॉर एग्जाम्पल, भले ही सारे पॉजिटिव फैक्टर हो वो सब हो, तो जब आराम से आप धीरे धीरे बेचो ना, बिकता है ना, कल का कल ही तोड़ के बेचना, जिस भाव में आए बेच दो, कौन ऐसा कौन करता है? ऐसा वही करता है जिसके रिडेम्पशन प्रेशर आया हो, मुझे आज पैसा चाहिए, मुझे आज ही बेचना है, मैं कल परसों, मुझे कल किसी को देना है, परसों किसी को देना है। अगर कोई एफआईएस का रिडेम्पशन है, आज रिक्वेस्ट आ गई और उनको 2 दिन बाद पेमेंट देना है तो देना है, तो फिर जो भाव बेचना है। तो कोई बोले कि मुझे $1 बिलियन का रिडेम्पशन आ गया तो क्या बड़ी बात है, 10,000 करोड़ या $2 बिलियन का आ गया तो क्या बड़ी बात है, बिकवाली हो सकती है। सो आई थिंक ये उस तरह की बिकवाली ज़्यादा है, बजाय इस पर कि एफआईएस का व्यू खराब हो गया भारत पे और लगता हो कि अब इंडिया की तेज़ी खत्म हो गई। ऐसा तो कोई कारण न हमारे यहाँ दिखा न बाहर दिखा। करेक्ट, मेरा ये समझना है कि एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा, अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? ऑनेस्टली वो वैसे ही हाल है, जंगल में जब शेर आ जाए और आप सामने हो तो आप करोगी क्या? जो करना है शेर को ही करना है। आप तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भाग सकते हो, मैं तो बोलता हूँ ज़्यादा भागना भी नहीं चाहिए, भाग के थक के भी क्या फ़ायदा जब खाना ही है उसको तो ठीक है। वैसे ही हाल हमारा भी है, जब ये एफआईएस वाला शेर आया है बेच रहे हैं तो हम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, खड़े रहो, देखो, इसकी मर्जी होगी तो मारेगा, नहीं मर्जी होगी तो छोड़ के निकल जाएगा, बोला आज पेट भरा हुआ नहीं खाऊंगा। सो 1-2 दिन देखिए कि रेगुलर सेलिंग होती है क्या। अगर किसी एफआईएस का रिडेम्पशन प्रेशर था, उस वजह से उन्होंने बेचा, तो 1-2 दिन में समझ आ जाएगा। और अगर किसी का व्यू बदल गया ज़्यादातर एफआईएस का कि नहीं बहुत हो गया, 25,000 से ज़्यादा इंडिया डिजर्व नहीं करते, इतनी तेजी बनती नहीं है, तो फिर ठीक है, वो भी पता चलेगा। और पता चलने के अपनी इंडिकेशन है, कैसे पता चलेगा? और वो पता चलेगा कुछ लेवल्स को। जब आप कुछ लेवल्स आपको नजर आएंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो तब तक मेरे ख्याल से सावधान रहना जरूरी है, डरना और पैनिक करना ठीक नहीं है। ठीक है सर, लेवल्स पे